हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कंट्रोल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझेंगे कंट्रोल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंट्रोल या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नमाला की। हमारा जो पहला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट सेगमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं या ब्रांचिंग स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं। स्टेटमेंट, इनके नाम से पता चल रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को कंट्रोल करता हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर लाइन के चलने यानी कि उसके एग्जीक्यूट होने का किसी शर्त पर आधारित होना ही कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। यानी कि मान लीजिए आप ए प्लस बी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब कोई शर्त पूरी हो रही हो, अन्यथा ना हो। तो यानी कि ये जो ए प्लस बी जो हमने लिखा ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये किसी दूसरे स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर निर्भर करेगा कि ए और बी को एग्जीक्यूट होना है अथवा नहीं। तो इन्हें बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आपको दो तरह के दिए गए हैं। पहला जो है जो पहला प्रकार का है उसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़। ठीक है, और जो दूसरा है बी वो है स्विच, SWIT स्विच। ठीक है, ITCH स्विच। ठीक है, तो दो तरह के हैं। और जो ब्रांचिंग है वो इसमें आती है, उसका नाम है गो टू। तो तीन तरह के दो तो हैं हमारे कंडीशनल या कंट्रोल स्टेटमेंट, और जो एक प्रकार का है वो है हमारा गो टू। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर है वो हम इन प्रश्नमाला के माध्यम से अंतर को समझेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक बता दिया है, जो इसका जो फंडामेंटल है कंट्रोल स्टेटमेंट्स का वो मैंने आपको बता दिया है कि तीन प्रकार के हमारे पास स्टेटमेंट या तीन प्रकार के हमारे कीवर्ड हैं, तीन प्रकार के हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के हमारे पास साधन दिए गए हैं, कीवर्ड दिए गए हैं कि आप इनकी सहायता से कंट्रोल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि ए और बी का जोड़ तब हो जब कोई शर्त सही या गलत पाई जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम काम में लेंगे इफ़ स्विच। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर किसी लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टली जंप कर जाए और किसी कोड सेगमेंट को छोड़ दे, तो फिर उसके लिए काम में लिया जाता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो वो है हमारा गो टू। ठीक है, तो तीन तो यहाँ पर कीवर्ड हैं, तीन प्रकार के हमारे जो हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट की श्रेणी में डाला गया है।
वो है गो टू, बाकी दो तो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने इसका जो बेसिक आइडिया है वो जो हमने समझ लिया है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, यानी कि जब सी प्रोग्राम का ये जो छोटा सा कोड है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बराबर जो है वो 10 है, बी बराबर 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है वो है इफ़ लिखा गया है। इफ़ का हिंदी में अर्थ निकालें तो वो नहीं निकलता है यदि। तो यहाँ पे एक शर्त बनाई गई है, इफ़ से शर्त बनाई जाती है, कंडीशंस बनाई जाती है। इफ़ जब हम लिखते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होते हैं, तभी आपको मानना है कि ये जो लाइन लिखी गई है वो सही है। अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो आपको सीधा जो है वो एरर की तरफ ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है उसमें एरर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी लाइन्स लिखी गई हैं इसमें एरर तो नहीं है, सिंटैक्टिक एरर नहीं है, लॉजिकल एरर नहीं है, यानी कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। तो अब आपको एरर की तरफ ध्यान नहीं देना है, यानी कि ये सभी लाइन्स सही हैं। अब इसमें इफ़ की सहायता से शर्त बनाई गई है। क्या शर्त बनाई गई है? अगर हम इफ़ की सहायता से शर्त को देखें तो इसकी सहायता से शर्त बनाई गई है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। कि अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, यदि ए, अब ए में क्या है स्टूडेंट्स? 10 जो है वो छोटा हो, बी में है मान 20, ठीक है। ये शर्त बनाई गई है कि क्या 10 छोटे हैं 20 से, ठीक है। ये शर्त बनाई गई है। अगर ये शर्त सही पाई जाती है तो स्टूडेंट्स जो इसका जो इफ़ वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये शर्त गलत पाई जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वो शर्त पर निर्भर करता है कि शर्त में मान क्या है। शर्त में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और शर्त में डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को काम में लिया गया है और जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल्स में पहले से ही रख दी गई है। ए में 10 रख दिए गए हैं, बी में 20 रख दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब शर्त जब कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होगी तो ए और बी की जगह क्या आ जाएगा? 10 और 20 आ जाएगा। और 10 और 20 को कैसे पढ़ा जाएगा कि क्या 10 छोटे हैं 20 से। तो स्टूडेंट्स बताइए आप कि क्या छोटे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाएंगे या ये बात ना सोचें कि यहाँ पर आंसर हाँ में आएगा। हाँ का मतलब ट्रू में आएगा, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आंसर ट्रू में नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी शर्त सही होती है तो आंसर 1 में आता है, और जब भी शर्त गलत हो जाती है तो आंसर फिर 0 में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कब आता है? इस समीकरण के सॉल्व होने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये समीकरण सॉल्व हो जाती है तो क्या आंसर आता है? या तो 0 आता है या 1 आता है। अगर 1 आता है तो ठीक इफ़ के ठीक पास वाला जो हमारा जो ये स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर 0 आता है तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस शर्त के चलने से हमारे पास क्या आंसर आया? ये जो शर्त थी हमारी कि 10 छोटे हैं 20 से, इस शर्त के चलने से हमारे पास क्या आंसर आया? 1 आने से क्या होगा? हम हमारा इफ़ का जो नियरेस्ट स्टेटमेंट है, सबसे नियरेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारा? ये वाला प्रिंट एफ ट्रू, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब क्योंकि शर्त सही पाई गई है तो वो एल्स जो ये हमारा जो गलत वाला पार्ट है इसमें नहीं जाएगा और प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूट हुई हमारी? क्या आया फाइनली? प्रिंट। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी कि जब कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम इसको रन करेंगे और जब आउटपुट देखेंगे तो क्या चलेगा? प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा। कौन सा वाला? ट्रू वाला, ना कि फॉल्स वाला, ट्रू वाला चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, ट्रू, ठीक है। शर्त सही है, शर्त सही होने पर 0 या 1 में आंसर आता है, तो 1 आंसर आया। 1 के चलने से क्या आया? 1 आने से क्या हुआ? इफ़ का जो नियरेस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स में नहीं जाएगा, और जो कोड है वो में भी बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ए इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये एक कोड सेगमेंट है, इसको सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, इन लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जब ये कोड सेगमेंट चलेगा तो ए में क्या आंसर आएगा? ए का जब अगर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिख देते
तो आपको शायद समझ में आ जाता कि क्या दो बिल्कुल बराबर हैं 3 के, ठीक है। प्रिंटफ 4, ठीक है, और एल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एल्स 5, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही सीखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक इनलाइन कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको इनलाइन कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या है इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट? क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फंडा है, अगर शर्त सही होती है तो 1 आता है, और 1 आने से जो क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद वाला जो भी आपका जो आउटपुट लिखा हुआ है वह एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद में क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद में यहाँ पर है 4, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉलन के बाद वाला जो वैल्यू है वो आएगी, यानी कि कॉलन के बाद में क्या है? 5। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि शर्त कहाँ पे है स्टूडेंट्स। ये है यहाँ पे शर्त, ये वाला पार्ट जो है वो है आपका शर्त वाला, ठीक है। और जो कंडीशनल इनलाइन कंडीशनल स्टेटमेंट है वो भी हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो देख लीजिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया गया है। तो ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या दो जो हैं वो डबल इक्वल टू होने की वजह से चेक कर रहे हैं। ये हमने ऑपरेटर वाले भाग में पढ़ा था, है ना, ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने वहाँ पे। तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? डबल इक्वल टू चेक करता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू उसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के बिल्कुल बराबर है क्या। तो क्या ये बराबर है क्या? तो नहीं होने से क्या आंसर आया यहाँ पर? देखिए स्टूडेंट, फिर बता रहा हूँ, ट्रू या फॉल्स आंसर नहीं आता है। अगर ये शर्त सही हो जाती तो 1 आता। अब ये शर्त क्योंकि गलत है, क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं है, तो क्या आंसर आया इसका? हमारा इस एक्सप्रेशन के चलने से हमारे पास आंसर आया 0 आएगा। तो क्या मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट तो है ट्रू वाला पार्ट, और कोलन वाला पार्ट है उसका फॉल्स वाला पार्ट, यानी कि 0 वाला पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जब हम इसको ए को चलाएंगे, इसका एग्जीक्यूट करेंगे, तो ए को जब प्रिंट कराएंगे तो उसमें क्या चला जाएगा? 5। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 5। तो इसमें आ जाएंगे आपके 5। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बताया ना आपको कि एक शर्त आधारित स्टेटमेंट जो एक शर्त का निर्माण करता हो, उस शर्त के सही या गलत होने पर निर्भर करता हो कि बाकी के जो कोड हैं, जो उसको प्रभावित करने वाले कोड हैं, वो चलेंगे, एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ एल्स, ठीक है, पहला वाला जो है हमारा ऑप्शन है वो है इफ एल्स, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यू, तीसरा है फॉर, और चौथा है इसका जो विकल्प है चौथा वो है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, हमने अभी जब इस प्रश्नमाला को हमने शुरू किया था तो हमने इफ और एल्स का जोड़ा हम देख चुके हैं, ठीक है। इफ शर्त वाला शर्त को क्रिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। शर्त अगर सही पाई जाती है तो इफ के ठीक बाद वाला ब्लॉक चलाया जाता है, शर्त गलत पाई जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जो ए है इसका आंसर, जो ए है जो हमारा विकल्प है वो तो बिल्कुल सही है। अगला है कंटिन्यू। कंटिन्यू एक कीवर्ड है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा कीवर्ड है जो लूप, जब हम पढ़ेंगे आगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लूप होते हैं, लूप क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लूपीय स्टेटमेंट्स में काम आता है। ये क्या करता है कि जहाँ पर भी कंटिन्यू शब्द लिख दिया जाता है तो उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट्स को स्किप करके वापस से लूप की वैल्यू को आगे बढ़ाकर लूप को चलाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगला है फॉर। फॉर एक कीवर्ड है जो लूप क्रिएट करने के काम आता है। एक्चुअली में लूप मैं आपको बता दूं हल्का सा, लूप क्या होता है? एक तरह का जहाँ से हमने शुरू किया था वापस वहीं पे आ जाना, ठीक है, लेकिन शर्त आधारित। हालांकि इसमें आप शर्त नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस लूप को बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें शर्त डाल दी जाती है। तो फॉर एक ऐसा कीवर्ड है जो लूप क्रिएट करता है, ठीक है, दी गई शर्त तक, ठीक है। और कंटिन्यू जो है इन लूप्स में काम आते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर देखते हैं कि है कि नहीं। तो अब स्टूडेंट्स, हमने इसकी प्रत्येक जो ऑप्शंस को समझ लिया। इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है क्योंकि वो शर्त क्रिएट करता है। कंटिन्यू कोई शर्त क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये तो लूप
के जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप करके लूप को आगे बढ़ा देता है। फॉर एक कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, जबकि ये तो लूप क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें यूँ मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखनी है, तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम एक अप्रोच तो ये कहती है कि आप 10 बार printf लिखिए, printf1, printf2, printf3, printf4, तो ये 10 लाइन्स आपको लिखनी पड़ेंगी। आप चाहें तो लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लूप क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 4, वो भी इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इफ एल्स, ठीक है स्टूडेंट, इफ एल्स इसका सही आंसर है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो राइट कनेक्शन लगाया गया है गलत लगाया गया है। इसमें इसका जो सही आंसर है वो है इफ एल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन दिस, तो इन दिस का मतलब हम सी पढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था, जब हमने प्रश्नमाला शुरू की थी तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार। जो हमारा पहला वाला है जो हमने देखा था वो था हमारा इफ़, ठीक है, इफ़। जो हमारा अगला था वो था हमारा स्विच, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 2 कंडीशनल स्टेटमेंट। अगला है हमारा गो टू, ठीक है। तो तीन हमारे जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा 3। विच कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन सा कोड अगर आप ऐसा लिख देते हो, ठीक है, इफ़ a = 0, जो हमारा पहला विकल्प है, अगर आप ऐसा लिख देते हो तो क्या हमेशा इफ़ का मान जब ये एग्जीक्यूट होगा तो वो 0 आएगा क्या। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था कि जब भी किसी इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि इस मात्र इतने से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यह शर्त एग्जीक्यूट होती है। शर्त का 2 ही मान आएंगे, या तो वो सही होगी या फिर वो गलत होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वो सही होगी तो कंप्यूटर को सही और गलत नहीं पता होता, वो तो हम समझते हैं। कंप्यूटर तो समझता है 1 या फिर 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर शर्त सही होगी तो 1 आएगा, शर्त गलत होगी तो 0 आएगा। अब ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न, कि इन चारों में से, दिए गए विकल्पों में से क्या लिखें आप कि हर बार शर्त गलत हो, ठीक है। तो क्या उसका आंसर 0 आएगा, हर बार 0 आए। तो पहला विकल्प है a = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर a का मान पता नहीं है, क्या पता a 0 के बराबर हो, तो फिर तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्या पता इसका आंसर a में 0 हो, तो अभी a अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसका आंसर a तो नहीं आएगा। b, इफ और कोष्टक में पहले से ही लिख दिया गया है 0, यानी कि शर्त नहीं है, शर्त का आउटपुट है। और शर्त का आउटपुट मैंने बताया या तो सही होता है या गलत होता है। सही होगा तो 1 होगा, गलत होगा तो 0 होगा। तो इसने पहले से ही 0 लिख दिया है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शर्त का मान हर बार ही 0 रहेगा, ठीक है। तो फाल्स रहेगा, यानी कि 0 रहेगा, फाल्स रहेगा, ठीक है। अगला है a = 0, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हमने अभी बात की थी, पहले वाला जो विकल्प था वो पता नहीं है। हो सकता है अगर a का मान 1 हो, मान लीजिए a का मान 0 हो, ठीक है। तो ये जो शर्त बनी वो कैसे बनी, शर्त बनी हमारी 0 बिल्कुल बराबर है 0 के। तो शर्त क्या हुई, सही होने पे मैंने बताया था कि जब भी शर्त सही होगी तो फिर कंप्यूटर सही नहीं समझता, वो तो क्या समझता है 1। और शर्त गलत होगी तो फिर क्या आंसर आना है, तो फिर इस समीकरण का मान क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 तो चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो इस वजह से ऑल ऑफ दबाव नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा इफ 0, इफ कोष्टक 0। तो ये हमेशा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमेशा समीकरण का मान, इफ समीकरण का मान हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यानी कि हमेशा अगर आपको फॉल्स
रखना है, 0 आंसर उसका एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न ट्रू। अब ये ठीक उसका विपरीत है, तो सिंपल सी बात है कि ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी का मान हमें पता नहीं है, कभी हो सकता है ट्रू आ जाए, कभी हो सकता है फॉल्स आ जाए, ठीक है। अब दूसरा है इफ कोष्टक में 1, जब भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी तो उसका आंसर तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो 1 आएगा तभी तो ट्रू आएगी भाई, 1 का मतलब ही क्या होता है ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, हमें पहले मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या आएगा बी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे बी। सी नहीं रह सकता क्योंकि ए में 1 डाल दिए गए हैं, शर्त नहीं बनी है, ए में 1 डाल दिए गए। आप ये ना समझे कि यहाँ पर भी 1 आया और बी में भी 1 आया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शर्त है ही नहीं, बल्कि ए में 1 असाइन कर दिए गए हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से इसका आंसर 1 नहीं आएगा। और ऑल ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि शर्त सही भी हो सकती है और शर्त गलत भी हो सकती है, तो इसके लिए इसका आंसर डी तो आ ही नहीं सकता। तो इसका हमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी। अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो हमेशा आपको इफ़ स्टेटमेंट रिटर्न में, यानी कि आपको जो एग्जीक्यूट करके जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, 1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। आपको एक कोड दिया गया है छोटा सा और कहा गया है कि इसे एग्जीक्यूट करिए, और जब ये एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर तो क्या आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक तो यहाँ पर एक्स लिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिजाइन में कर नहीं पाया एक्स को, ये एक्स, ठीक है, एक्स में क्या डाल दिए गए हैं 2, एक वाई लिया गया है, ठीक है, वाई में लिख दिए गए हैं एक जेड लिया गया है, जेड में क्या डाल दिए गए हैं 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखिए कि एक तो ग्रेटर देन का सिंबल काम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से समझें तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, बड़े का सिंबल, 1 प्लस का सिंबल, और यहाँ पर आपका आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें जो है चिन्ह काम ले रखे हैं अलग अलग। एक चिन्ह तो काम दे रखा है स्टूडेंट्स आपका ये वाला ग्रेटर देन का, और एक चिन्ह काम दे रखा है आपके प्लस का। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है कंडीशनल ऑपरेटर से। कंडीशनल ऑपरेटर ही तो है या हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले 1 और 3 को जोड़ा जाएगा। तो 1 और 3 को जोड़ने से जो रिजल्ट आया वो क्या आया स्टूडेंट्स, 1 और 3 को जोड़ने से आया हमारे पास, अब आ चुके हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनी, अगली स्टेप पे जब कंप्यूटर चलेगा तो ये बनेगा 2 बड़े होते हैं 4 से। तो क्या शर्त सही है, जब इस ब्लॉक को चलाया जाएगा तो यहाँ पर सही है या गलत है, क्या आंसर आएगा, यह आंसर आएगा हमारा गलत। अब गलत कंप्यूटर समझता नहीं है, कंप्यूटर तो क्या समझता है 0 समझता है। तो कहाँ पे चलेगा, मैंने बताया था अगर ट्रू आता है यानी कि कंप्यूटर को 1 मिलता है तो फिर ये वाला पार्ट चलाया जाता है, नहीं तो फिर एल्स वाला पार्ट चलाया जाता है, ठीक है, एल्स वाला ब्लॉक चलाया जाएगा इसमें, क्योंकि 0 हमें मिला है तो एल्स में क्या प्रिंट होकर आएगा फॉल्स। 0 और 1 प्रिंट होकर नहीं आएगा, 0 और 1 तो समीकरण के मान से आता है, शर्त के मान से आता है। शर्त सही हुई तो 1 आता है, शर्त गलत हुई तो 0 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे को जो आंसर मिलेगा प्रिंट होके क्या आएगा फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर है स्टूडेंट फॉल्स। नेक्स्ट, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड। स्विच एक कीवर्ड है, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आता है। तो स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको विकल्प दे रखे हैं टू स्विच बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू में आपस में इंटरचेंज करने के लिए। टू स्विच बिटवीन फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया था मेन, जो आपका जो आप लिखते हैं मेन, ठीक है, इसके पीछे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये है आपका फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो 2 फंक्शंस आप बना सकते हैं, 2, 3, 4 जितने चाहे आप फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं उसकी भी हम आगे हमारे प्रश्नमाला में उसको शामिल करेंगे, ठीक है।
तो आप वहाँ से फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे जो बी विकल्प है उसको हम समझ लेते हैं कि इस फंक्शंस के बीच में स्विच करने के लिए टू सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना के लिए स्विच स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। ये आपका हुआ सी वाला जो है आंसर। डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्विच क्या करता है, स्विच कर देता है, यानी कि कंपाइलर को, यानी कि जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को स्विच में जो वैल्यू है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमने स्विच, इसको कोष्टक में एक वैल्यू देना होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने दे दिया 2, तो जो भी यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, मान लीजिए कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4, तो वो कहाँ चला जाएगा, कोड नंबर 2 के पास। तो क्या हुआ भाई, कोड नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो स्विच क्या करेगा, आपको ऑप्शन नंबर 2 पर स्विच कर देगा। तो जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है, टू सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड, किसी दिए गए ऑप्शन को सेलेक्ट करने के काम आता है हमारे स्विच स्टेटमेंट। और स्विच को वैल्यू दी जाती है पहले, ठीक है, पहले बताया जाता है कि स्विच को कहाँ जाना है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट एक कीवर्ड है जो कंपाइलर के कंट्रोल को स्विच करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है दी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसके लिए इसमें केस काम आते हैं, केस 1, केस 2, है ना स्टूडेंट। उससे ही पता कौन लगता है कंपाइलर को कि मुझे कहाँ पे स्विच होना है। मान लीजिए ऊपर से स्विच में वैल्यू आई 2, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपके केस 2 के पास, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो रेड का निशान है ये ऊपर नीचे हो रहा है, पर आप इसका जो सही आंसर है वो है इसका सी, टू सेलेक्ट द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइडेड। आप बी पे ना जाएं, इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी, टू सेलेक्ट द वन ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।